हरियाणा सरकार का जो गो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का कोई स्कीम है, उसके तहत ये तंजानिया के साथ एमओयू की है। हरियाणा टू आइलैंड 5,500 किलोमीटर दूर है वो दिल्ली से। सत सिंह जी, ये बात तो सही है। सरकार ने ये जो आज के टाइम में जिस तरह से ईरान में चल रहा है, फिर वेनेजुएला में चल रहा है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो सब जगह ना अनसर्टेनिटी बहुत है। लेकिन वहाँ पे जमीन लीज पे मिलती है सत सिंह जी, 30 साल के लिए मिल जाएगी। 33-66 पट्टे पे जैसे लेते हैं। देखो, HKRN के माध्यम से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकार ने पहले भी जो है इजराइल भेजे हैं, मिडल ईस्ट तो कि जो लोग खेती करना चाहते हैं, तो तंजानिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आने जाने में कोई ज़्यादा सी दिक्कत नहीं है। वहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो भी 30 से नीचे ही रहता है। ऐसा बताते हैं 18 और 30 के बीच में रहता है। और वहाँ पे जो ज़मीन है वो हरियाणा से 10 गुना ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे है। लेकिन वहाँ सरकारें कई साल 20-20, 25-25 साल सरकारें चलती हैं, उसके बाद फिर तख्ता पलट होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ कोई इशू नहीं है। नमस्कार, दी हरियाणा टॉक्स के खास मुद्दे में आपका स्वागत है। नमस्कार, और खास मुद्दे में हम बात करेंगे हरियाणा की, और हरियाणा फॉरेन कोऑपरेशन डिपार्टमेंट के द्वारा जो मुहिम चलाई जा रही है कि हमारे यहाँ के किसानों को, हमारे यहाँ के एंटरप्रेन्योर्स को हरियाणा से बाहर भी अपॉर्चुनिटीज़ बताई जाएं, दिखाई जाएं, उनको फैसिलिटेट करवाए जाए। और उस देश का नाम है तंजानिया। आज हम उसके बारे में बात करेंगे। तंजानिया में जो किसान खेती करना चाहते हैं वो खेती कर सकते हैं, जो उद्यमी अपने उद्योग लगा सकते हैं उनके लिए अवसर है। लेकिन यह कितना सार्थक साबित होगा, यह तो आने वाले समय में ही हम आप तक बता पाएंगे कि वहाँ जो निवेश करना फ़ायदे का सौदा है या घाटे का सौदा है। 11 जनवरी को सोनीपत की डी क्रस यूनिवर्सिटी मुरथल के अंदर एक सेमिनार होता है, बलिदानी दादा कुशाल सिंह दहिया स्किलिंग एंड डेवलपमेंट काउंसिल सेंटर, ऐसा करके कुछ। और इसमें जो हरियाणा के जो OSD हैं, 3 OSD इसमें शामिल थे, जिसमें डॉक्टर राज नेहरू, और उसके बाद दूसरे OSD वीरेंद्र बड़खालसा, और तीसरे पवन चौधरी जो एडवाइजर चीफ मिनिस्टर हैं फॉरेन अफेयर्स के। ये तीनों कल आए थे, और करीब 200-250 एंटरप्रेन्योर्स जो हरियाणा के विभिन्न डिस्ट्रिक्ट से थे, वो सब यहाँ उपस्थित थे। और बाय चांस वो, मैंने और वसीद साहब, हम दोनों ने भी अटेंड किया था। कैसा रहा हमारा एक्सपीरियंस और क्या क्या हमने वहाँ देखा, आज वो बात करेंगे इस मुद्दे में। हालांकि इससे पहले तंजानिया में कुछ किसान और कुछ उद्योगपति वहाँ का दौरा भी कर चुके हैं, और 1-2 उद्योगपति ने वहाँ पे अपनी यूनिट भी स्थापित की है। तोपी जी, देखो, कल जो हमने सेमिनार अटेंड किया मुरथल यूनिवर्सिटी में, और उसमें करीब 200-250 एंटरप्रेन्योर्स थे, और कुछ तो उनमें से ऐसे थे जिन्होंने अपना एग्जाम्पल सुनाया। जब 2024 में हरियाणा गवर्नमेंट की अगुवाई में डेलीगेशन गया था तंजानिया, 23 में गया था सर, और उस समय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर होते थे, तो तंजानिया जब वो गए और उन लोगों ने क्या देखा, उसके बाद क्या अपडेट था, उन्होंने, कुछ लोगों ने शेयर भी किया। खास करके मैं तो बड़ा अच्छा लगा कि हमारे एक यमुनानगर के भाई शिव कुमार कंबोज, तो उन्होंने बताया कि कैसे वो यहाँ यमुनानगर में लकड़ी की भारी भरकम कमी है। उनकी जो यहाँ पे यूनिट्स हैं वो पूरी तरह 24 घंटे काम भी नहीं कर पा रहे क्योंकि लकड़ी नहीं मिल रही। तंजानिया में जाके कैसे उन्होंने अपॉर्चुनिटी वहाँ तलाशी, कैसे उन्होंने वहाँ फैक्ट्री वहाँ पे खरीदी, और आज वो तंजानिया में इन्वेस्टमेंट, भारी भरकम इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, और यहाँ अब कल के प्रोग्राम में वो शामिल भी थे। शिव कुमार कंबोज ने जो बातें सत सिंह जी वहाँ पे अपने एक्सपीरियंस शेयर किए, उसमें ये था कि वो प्रतिनिधिमंडल जब गया हरियाणा का,
तो वहाँ पे कई जो छोटे छोटे देश हैं, अफ्रीका के जो देश है जिसमें तंजानिया है, युगांडा है, कीनिया है और भी कई देश हैं छोटे छोटे, वहाँ पे हरियाणा सरकार ने एक अपॉर्चुनिटी ढूंढी है कि भाई जो किसान हरियाणा में खेती करना चाहते हैं लेकिन उनके पास ज़मीन नहीं है। देखो अब दिनों दिन आप देख रहे हैं हरियाणा में ज़मीन की तो शॉर्टेज होने लग रही है। कुछ जगह पे तो जो ज़मीन का जो जल स्तर है वो काफ़ी ऊपर आ चुका है, वहाँ पे किसानी नहीं हो पाती, पूरा साल खेती नहीं हो पाती, और कुछ जगह पे बंजर हो चुकी है ज़मीन, और कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्डिंगें खड़ी हो चुकी है, बड़े बड़े मॉल बन चुके हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ लग चुकी हैं। तो कृषि का जो संकट है किसानों के लिए वो आने वाले समय में और भी ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। तो जो किसान खेती करना चाहते हैं, खेती के अलावा उनके पास कोई और अपॉर्चुनिटी नहीं है, जॉब नहीं है, उद्योग वो लगा नहीं सकते, तो खेती करना चाहते हैं, तो उसके लिए सरकार ने, जैसा वहाँ पे जो उनके जो एक्सपर्ट्स थे उन्होंने भी ये बात बताई कि जो लोग खेती करना चाहते हैं तो तंजानिया एक ऐसा देश है जहाँ पे आने जाने में कोई ज़्यादा सी दिक्कत नहीं है। वहाँ का जो तापमान है, टेम्परेचर है, वो भी 30 से नीचे ही रहता है, ऐसा बताते हैं, 18 और 30 के बीच में रहता है। और वहाँ पे जो ज़मीन है वो हरियाणा से 10 गुना ज़्यादा ज़मीन वहाँ पे है, और वहाँ की जो पॉपुलेशन है वो भी 6-7 करोड़ के आसपास, 9 करोड़ के आसपास वहाँ की पॉपुलेशन है, और लेबर वहाँ पे सस्ती मिलती है, 200-250 रुपये में वहाँ पे मज़दूर मिल जाते हैं। और ज़मीन, जैसे उन्होंने बताया कि किसान कैसे वहाँ पे जा सकते हैं, वहाँ पे ज़मीन लीज पे मिलती है सत्सिंह जी, 30 साल के लिए मिल जाएगी, वो पट्टे पे जैसे देते हैं, तो पट्टे पे ज़मीन मिलती है, तो वहाँ पे किसान पट्टे पे ज़मीन लेके और वहाँ खेती कर सकते हैं। तो ये जो एक किसान था उन्होंने बताया कि मैंने वहाँ पे ज़मीन 1000 एकड़ ज़मीन का कुछ उनका चला हुआ है कि वो, हाँ, उन्होंने एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट जो है कि मैं इच्छुक हूँ, और वो उन्हीं डेलीगेशन में था जो अभी 2 साल पहले तंजानिया होकर आए, और वो 1000 एकड़ ज़मीन वहाँ पे खरीदना चाहते हैं, लीज पे लेना चाहते हैं। हाँ, वो खरीदना मतलब एक इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। इसको हम बेटर तो शब्द यही यूज़ करें। और देखो इसमें ना 2-3 बातें जो मुख्य है, जैसा आपने कहा, बेसिकली जिनको एग्रीकल्चर की नॉलेज है उनके लिए अपॉर्चुनिटी है, चाहे उनके पास यहाँ ज़मीन है लेकिन वो कह रहे हैं कि भाई हमें और भी खेती कर सकते हैं। वहाँ जो मुझे मतलब इस पूरे सेमिनार में जो मुझे अच्छी बात लगी कि आज तंजानिया जो है 2025 में उसकी स्थिति वो है जो हरियाणा की स्थिति आज से 40 साल पहले थी, जब हरियाणा बना, ये कह सकते हैं। हाँ, तो उस समय इतनी डेवलपमेंट नहीं थी, हमारी ज़मीन में भी ग्रीन रेवोल्यूशन से पहले इतना सारा यूरिया फर्टिलाइज़र वो, तो वहाँ एक तो ऑर्गेनिक खेती होती है। ये बताना कि वहाँ ज़मीन में अब अभी तक पेस्टिसाइड ने सब कुछ ऑर्गेनिक होता है, उनकी ज़मीन को ये नहीं पता। दूसरी बात, वहाँ बहुत सस्ती ज़मीन है, मतलब उनको लीज़ पे मिलेगी, एग्रीमेंट पे मिलेगी, और इसमें जो हरियाणा गवर्नमेंट है ना वो फैसिलिटेट कर रही है। वैसे इंडिविजुअली कोई इतनी हिम्मत कर पाएगा, नहीं कर पाएगा कि अफ्रीकन कंट्री में जा करके ज़मीन खरीदेगा। वहाँ के बाय लॉज भी हैं, वहाँ बहुत सारी चीज़ें जो नहीं पता। और एक चीज़ और उन्होंने बताई कि वहाँ अक्सर जो सरकारें हैं, क्योंकि आज के टाइम में जिस तरह से ईरान में चल रहा है, फिर वेनेजुएला में चल रहा है, पाकिस्तान में है, बांग्लादेश में है, तो सब जगह ना अनसर्टेनिटी बहुत है। लेकिन वहाँ सरकारें कई साल 20-20, 25-25 साल सरकारें चलती हैं, उसके बाद फिर तख्ता पलट होता है। तो लॉ एंड ऑर्डर भी वहाँ कोई इशू नहीं है। लोग अभी जैसे ये मानिए कि अभी इनोसेंट है, ऐसा देखो हमारा तो फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस नहीं है, हमें जो उन लोगों ने बताया हम वो बता रहे हैं। तो फर्स्ट हैंड इन्फॉर्मेशन तो उन्होंने एक्सपीरियंस किया, और जो उन्होंने सेमिनार में बताया, जो वहाँ गए उन्होंने एक्सपीरियंस किया, तो उस तरीके से वो एक इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी है उन लोगों के लिए जो बाहर इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। और देखो 2-3 बातें इंपॉर्टेंट होती हैं। एक तो लैंड ऑर्डर प्रॉब्लम ठीक हो, एक वहाँ पॉकेट के अंदर हो, मतलब जो आप
इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, सस्ता तो मिले, और दूसरी बात वहाँ की सरकार भी कोऑपरेट करे। और फिर यहाँ से करीब मुंबई से डायरेक्ट फ़्लाइट है, करीब ये मानिए 11 से 15 घंटे लगते हैं, डिपेंड ऑन एयरलाइंस टू एयरलाइन। 5,500 किलोमीटर दूर है वो दिल्ली से। सत सिंह जी, ये बात तो सही है। सरकार ने ये जो हरियाणा सरकार का जो गो ग्लोबल अपॉर्चुनिटीज़ का कोई स्कीम है, उसके तहत ये तंजानिया के साथ MOU की है, हरियाणा 2-3 गो सेक्टर में ग्लोबल किया है स्वदेशी को बूस्ट करने के लिए। तो तंजानिया गवर्नमेंट के साथ 2-3 MOU सरकार, हरियाणा सरकार ने किए हैं। एक तो 1 लाख एकड़ ज़मीन हरियाणा सरकार वहाँ पे लीज पे लेना चाहती है, ताकि यहाँ के जो उद्यमी है वो अपना उद्योग लगा सकते हो। ये कहते हैं कि एक तो वहाँ पे सफ़ेदा की जो लकड़ी है, सफ़ेदा बहुत ज़्यादा होता है, जो प्लाईवुड में काम आता है। तो प्लाईवुड का जो कारोबार है हरियाणा में अच्छा खासा फल फूल रहा था काफ़ी समय पहले की हम बात करें तो। यमुनानगर में नहीं, आप रोहतक में देखोगे तो सापला के आसपास के एरिया में प्लाईवुड की बहुत सारी फैक्ट्रियाँ लगी हुई हैं। यमुनानगर तो गढ़ हो गया ना। यमुनानगर तो जैसे वहाँ पे फॉरेस्ट के आसपास है, तो वहाँ यमुनानगर में प्लाईवुड का काफ़ी बड़ा कारोबार है। तो अब धीरे धीरे लकड़ियाँ यहाँ पे कम होती जा रही है। कम होने के साथ साथ महंगी भी हो रही है। जब आप ये देखें ना, उत्पादन नहीं होगा तो खर्च भी ज़्यादा बढ़ेगा, महंगा भी होगा। तो ये एक तो यहाँ पे लकड़ी जो है वो एक तो बहुत कम मिल पाती है, मिलती है तो महंगी मिलती है। तो इसलिए प्लाईवुड का जो कारोबार है वो धीरे धीरे डाउन होने लग गया था, और काफ़ी फैक्ट्रियाँ तो मैं बताऊँ प्लाईवुड की बंद भी हो चुकी थी। तो अब ये जो प्लाईवुड का जो काम करना चाहते हैं, जो फैक्ट्री अपनी लगाना चाहते हैं वहाँ पे, तो तंजानिया में बताते हैं कि बहुत ज़्यादा जैसे फॉरेस्ट का एरिया है, लकड़ी वहाँ पे सस्ती भी मिलती है, बहुत ज़्यादा संख्या में भी है, मतलब उत्पादन बहुत ज़्यादा है वहाँ पे, और सफ़ेदे का ज़्यादा है। यहाँ पे तो पॉपुलर उगाते हैं लोग, आप देखते होगे खेतों में, लेकिन वहाँ पे सफ़ेदे की लकड़ी ज़्यादा है। तो एक तो प्लाईवुड में वहाँ पे अपॉर्चुनिटी जो है, हरियाणा सरकार के जो विदेशी मामले जो देखते हैं पवन चौधरी, उन्होंने ऐसा बताया। एक प्लाईवुड का जैसे बताया शिव कुमार जो कंबोज है, उन्होंने बताया कि उन्होंने एक बहुत बड़ी एक कंपनी लगाई है वहाँ पे। वो सीधी लकड़ी का आयात यहाँ पे नहीं कर सकते वो, ठीक है, वहाँ से वो लकड़ी को जैसे काट के और उसका जैसे जो रॉ मटेरियल है वो बना के इंडिया में ला सकते हैं, ऐसा कुछ वहाँ पे प्राविधान है। तो ये सब चीज़ें तो है। एक तो उद्योग में प्लाईवुड में वहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा है। एक जो किसान वहाँ पे खेती करना चाहते हैं, तो दलहन है वहाँ पे, काजू की खेती वहाँ पे होती है, और शुगर की वहाँ पे काफ़ी डिमांड रहती है। हाँ, काजू का साइज़ भी ऐसे उन्होंने बताया कि हमारे यहाँ से बड़ा साइज़ होता है। तो ऐसी कई फसलें वहाँ पे होती है, क्योंकि टेम्परेचर भी ठीक है। लेकिन वहाँ पे जो हमारे किसानों को जो दिक्कत आएगी, उद्योगपति तो क्या है ना, रिस्क भी उठा लेते हैं सत सिंह जी, और उनके पास पैसा भी होता है, वो लगा लेंगे। लेकिन जो किसानों की बात है वो उनके लिए टफ सिचुएशन हो सकती है। एक तो उनके लिए जो है लैंग्वेज का बैरियर बहुत बड़ा उनके सामने आने वाला है, क्योंकि किसान ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं होता। आधुनिक किसान जो है पढ़े लिखे वो तो ठीक है, लेकिन जो एक किसान है जो गांव में खेत में काम करता है, रहता है, वो उसके लिए लैंग्वेज सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी बड़ी बात है कि किसान के पास पैसा नहीं है, तो वहाँ पे जो निवेश करेगा तो पैसा कहाँ से लेके आएगा। नहीं, देखो इसमें ना हरियाणा सरकार ने, जो मैंने सुना, इसमें हर चीज़ का एक सॉल्यूशन सोच रखा है। जैसे आपने लैंग्वेज का बताया, तो बहुत जल्दी जो इफ्लू है हैदराबाद की, उसका एक सेंटर जो है हरियाणा में ओपन किया जाएगा लैंग्वेजेस के, ताकि जो किसान ट्रेनिंग लेना चाहें, जो वहाँ जाना चाहें, लैंग्वेज तो एक ऑब्वियसली एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है और आपको ये तो आनी चाहिए। खास करके जब एक्सपोर्ट इंपोर्ट करेंगे, इंटरनेशनल क्लाइंट्स आपके होंगे, तो इंग्लिश ही एक ऐसी लैंग्वेज है जो आपकी लिंग्वा फ्रैंका है या जो आपको जोड़ेगी। तो इसके लिए भी ये सॉल्यूशन बताया। दूसरी बात,
देखो, HKRN के माध्यम से, हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकार ने पहले भी जो है इजराइल भेजे हैं, मिडल ईस्ट, गल्फ 200-250 युवाओं को भेजा गल्फ था कंट्री पीछे। में भेजा है। तो यहाँ बहुत जल्दी, जितना मुझे समझ में आया, कि बहुत जल्दी यहाँ ओपनिंग्स होने वाली हैं। तो जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं वो इन्वेस्टमेंट करें, जो नहीं कर सकते वहाँ काम करने के लिए लोकल लेबर तो मिल जाती है, लेकिन और भी कई लेवल के काम होते हैं, जो सुपरवाइजरी लेवल के काम होते हैं, जो किसानी करते हैं, पैसा नहीं लगा सकते लेकिन किसानी जानते हैं, उनकी स्किल का भी तो यूज़ करेंगे ना। तो मुझे लगता है कि ये भी सरकार का प्रपोजल है। और दूसरी बात, हरियाणा सरकार ने वहाँ पर हैफेड का एक स्टोर ऑलरेडी खोल चुके हैं, चावल का निर्माण चावल। और हरियाणा से जहाँ तक मुझे फिगर याद है 10 लाख टन ऐसा करके, 10,000 टन कितना है वो फिगर एग्जैक्टली मैं मिस कर रहा हूँ। तो वो हरियाणा से जो है ना, वहाँ हैफेड का स्टोर है, उसके माध्यम से एक्सपोर्ट किया जाएगा और वहाँ काम चलेगा। तो हरियाणा सरकार की तो ऑलरेडी बड़ी प्लानिंग है और कुछ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, बाकी अंडर प्रोसेस है। और ये जो सोनीपत में हुआ ना 11 जनवरी को, अगला जो है वो 12 फरवरी को रोहतक में इस तरह का एंटरप्रेन्योर्स को दोबारा से यहाँ इकट्ठा किया जाएगा। सेमिनार होगा जिसमें जो लोग अपने आप को एक्सपेंड करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, और ना सिर्फ एग्रीकल्चर का, लाइव स्टॉक का, जिनको ये दूध वगैरह काम करना है, पनीर वगैरह काम करना है, तो जो नेचुरल खेती के उत्पाद जो तैयार करते हैं, जैसे शहद का है, तो शहद का भी इसके लिए बहुत सारे जो मशीनरी बनाते हैं एग्रीकल्चर रिलेटेड। क्योंकि वहाँ एक भाई साहब भी आए हुए थे और वो एसोसिएशन का नाम भी ले रहे थे कि हमारी जो है, हम मशीनें बनाते हैं, एग्रीकल्चर इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो वो भी वहाँ इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट शायद उन्होंने कर भी लिया है, उसको और लोगों को भी जोड़ रहे हैं। तो वहाँ तंजानिया में एक तरह से ये मानिए कि जैसे गुजराती वहाँ ऑलरेडी एस्टेब्लिश्ड हैं, शायद 200 साल पहले, 180 साल पहले कब वो गए थे। तो वहाँ का मेन रिलीजन बेसिकली क्रिश्चियनिटी और इस्लाम, ऑब्वियसली। मतलब ये है सत्सिंह जी, जो हरियाणा का जो किसान है, उद्यमी है, अगर वहाँ पे जाना चाहता है, कारोबार करना चाहता है, खेती करना चाहता है, उसके लिए देखो सबसे बड़ी बात तो ये है कि वहाँ पे हिंदू धर्म नहीं है, पहली बात तो बहुत कम, ना के बराबर कह सकते हैं जी। दूसरा, वहाँ पे खान पान की प्रॉब्लम उनके सामने खड़ी हो सकती है, क्योंकि आधी आबादी जो है वो मोहम्मडन है और आधी आबादी है वो क्रिश्चियन है। लेकिन गुजराती होटल्स हैं वहाँ पे, ज़्यादातर जो लोग हैं वो ब्लैक है, वो निग्रो अफ्रीकन कंट्री है। तो वहाँ पे तो उनके साथ कैसे, हमारे आदमी तो, हरियाणा के आदमी तो थोड़ा सा अपने बेरा ही है, शौकिया टाइप के ज़्यादा होते हैं खान पान के मामले में, पहनने के मामले में। तो वहाँ पे क्या वो अपना लाइफस्टाइल जो है उसको मेंटेन कर पाएंगे? क्या उनको अपनी पसंद का वहाँ पे खाना मिल पाएगा, नहीं मिल पाएगा? फिर वहाँ पे उन्होंने हालांकि बताया है कि जो लोग वहाँ पे काम करना चाहते हैं, खेत ज़मीन लीज पे लेना चाहते हैं या कुछ छोटी मोटी यूनिट लगाना चाहते हैं, MSME अपने जैसे यहाँ पे है, तो उनके लिए बैंक भी है वहाँ पे, बैंक ऑफ इंडिया की ब्रांच है वहाँ पे, तो वो लोन भी ले सकते हैं। लेकिन ये कितना आसान है, क्योंकि यहाँ तो आप किसी भी बैंक से अगर लोन लेने लग जाए तो वहाँ पे सबसे पहले तो ये आता है कि भाई कमीशन कितना मिलेगा। तो ये अगर सरकार पारदर्शिता के साथ या एक इजी वे से अगर वहाँ पे निवेश करवाती है, हरियाणा के उद्यमियों का या किसानों को ज़मीन दिलवाती है, तो अगर उसमें कोई बीच में वो कमीशन का मामला रहा या कोई और दिक्कतें आई, तो यहाँ के लोग एक तो वहाँ रिस्क उठाने में झिझकेंगे, रिस्क नहीं उठा पाएंगे, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि जब 1-2-4 किसान जो है वहाँ पे ये काम शुरू कर देंगे या कोई उद्योग लगा देंगे, उसके बाद वहाँ वो एक का एक्सपीरियंस शेयर दूसरे के सामने होता है तो वो भी साथ साथ जाता है। तो ये सब चीज़ें होंगी तो बात अलग है, नहीं तो ये देखो सरकार ने तो अच्छी पहल की है कि जो कोई बाहर, हरियाणा से बाहर भी कोई काम करना चाहता है तो वो कर सकता है। लेकिन ये कितना आसान होगा, इसकी प्रोसीजर जो है वो कितना आसान सरकार बनाने में कामयाब हो पाएगी, यहाँ के उद्यमियों को, किसानों को कितना
तैयार कर पाएगी वहाँ पे ले जाने के लिए, ये भी तो एक बड़ी चुनौती है। देखिए, जिसको बिजनेस करना है, रिस्क तो उसको पता है, रिस्क है, रिस्क इंडिया में भी है, रिस्क हरियाणा में भी है, रिस्क रोहतक में, सोनीपत में, महेंद्रगढ़ में, दादरी में रिस्क तो है। तो बिजनेसमैन रिस्क से तो नहीं डरता जिसको बिजनेस करना। हाँ, अपॉर्चुनिटीज़ जो प्रोवाइड की जा रही हैं, देखो मुझे सबसे अच्छी बात इसमें एक ही बात लगी जो सेमिनार में हुई कि यहाँ गवर्नमेंट आपको सब कुछ फैसिलिटेट करे, गवर्नमेंट मीडियम बने। गवर्नमेंट ये कहते हैं बिजनेस अपने आप कीजिए, लेकिन हम आपको एक पूरा माहौल बना देते हैं, जो भी आपको हेल्प चाहिए वो हेल्प देते हैं, और सिंगल विंडो सिस्टम के उससे सब कुछ आपका ये होगा। अगर ये सारी चीज़, मुझे लगता है कि कल सेमिनार सुबह 10 बजे शुरू हुआ था और शाम को 4:30 बजे के करीब ख़त्म हुआ, तो 10-15 लोगों ने तो अपने खुद के अकाउंट बताए वहाँ के। हम तो शायद दोपहर को पहुँचे, लेकिन उससे पहले भी 7-8 लोग आप अपनी बात बता चुके थे कि उनका एक्सपीरियंस क्या रहा, उन्होंने क्या इन्वेस्टमेंट किया है, क्या और इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं। तो और अब ये हर डिस्ट्रिक्ट में लगेगा, तो जो बिजनेसमैन है वो पूरी रिसर्च करेगा, सरकार मदद कर रही है, अपने जो चैलेंजेस हैं सभी अपने आप रीड कर लेंगे। तो ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। हमारे जो उद्यमी भाई हैं वो अपने आप ही रिसर्च करके इसका जो भी इन्स एंड आउट है, इसकी जो भी सच्चाई है वो हमें कमेंट करके भी आप बताइए। और इसके अलावा आपके पास इससे संबंधित कोई जानकारी है वो भी आप हमें बताइए। अगर आप तंजानिया जा चुके हैं सरकार के डेलीगेशन के साथ, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए, ताकि लोगों को पता लग सके, आपका फर्स्ट एक्सपीरियंस पता लग सके। इसके अलावा और कोई बात है तो आप हमें वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि एक सही जानकारी, सटीक जानकारी जो है हमारे दर्शकों तक पहुंच सके। और विकसित भारत 2047 में हरियाणा क्या कितना योगदान दे पाएगा, विकसित हरियाणा 2047 मिशन में ये जो सीएमओ की, जो नायब सिंह सैनी की जो ये तिकड़ी है, पवन चौधरी, वीरेंद्र बड़ खालसा और राज नेहरू, ये क्या हरियाणा के किसानों को और उद्यमियों को कितना तैयार कर पाते हैं, और जो हरियाणा विकसित 2047 मिशन को कितना आगे ले जाते हैं, ये भी आप हमें बताइए। नमस्कार। नमस्कार।